Hello everyone, once again welcome to my channel A to Z IAS. I am Dr. रिधि एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था कि थर्ड चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव होने लगे। यानी कि पहले हम हंटिंग गैदरिंग करते थे लेकिन अब हम फूड ग्रो करने लगे। तो वही चीज़ है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो पहली चीज़ जो आती है वो है वेराइटीज़ ऑफ फूड्स। अब आप जो भी चीज़ खाते हो आजकल, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो ग्रेन्स हो यानी कि अनाज हो किसी तरीके का, चाहे आप दूध पी रहे हो, चाहे आप मीट खा रहे हो, वो प्लांट से आ रहा है जो कि ग्रो किए जा रहे हैं या फिर एनिमल्स से आ रहा है जिनको रियर किया जा रहा है, जिनको पाला जा रहा है। अब अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ये हम सबको पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम राइस को ले लें तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर हम उसको वीट या बार्ले से कंपेयर करते हैं तो जो राइस की सैपलिंग्स हम लगाते हैं, जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, वो पूरे डूबे रहने चाहिए पानी में। इस तरीके से राइस जो है वो उगाया जाता है। यही चीज़ ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों फार्मर्स जो हैं वो कुछ एरियाज़ में दूसरी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जबकि दूसरे एरियाज़ में दूसरी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, क्योंकि क्लाइमेट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहीं पे हम राइस ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अब फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई तो वो देख लेते हैं। हमने सेकेंड चैप्टर में ये बात की थी कि धीरे धीरे क्लाइमेट जो है वो चेंज होने लगा था। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा ऑब्वियसली जो प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस समय वो अगर अडेप्ट कर पाएंगे चेंजिंग क्लाइमेट से तो वो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ होने लगी कि कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव करने लगे और कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे तो उनकी डेथ होने लगी। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो लोग फूड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे वो चीज़ भी चेंज होने लगी जैसे जैसे क्लाइमेट बदलने लगा। अब जो उस समय लोग थे, चाहे वो मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे बच्चे हों, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व की। जैसे जहाँ पे एडिबल प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं ऐसी जगह कहाँ पे है, या फिर जो सीड्स हैं हमारी वो टूट के गिर जाती हैं और नए प्लांट्स उगने लगते हैं। तो इस चीज़ से उन्हें आइडिया आया कि हम भी इस तरीके के प्लांट्स जो है वो उगाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें आइडिया आया कि हम भी शायद प्लांट्स जो है उन्हें उगा सकें। इसके अलावा वो लोग जो है प्लांट्स की देखभाल करने लगे, जैसे कि उन्हें चिड़ियों से बचा रहे हैं, एनिमल्स से बचा रहे हैं, जिससे वो ग्रो कर सके और सीड्स जो हैं वो पक के गिर सके। तो इस तरीके से जो पुराने लोग थे वो फार्मिंग के क्षेत्र में आ गए, फार्मर्स बन गए। इसके अलावा जो उस समय के लोग थे उन्होंने एनिमल्स को भी पालना चालू कर दिया था। तो जो पहला एनिमल था जिसको टेम किया गया था वो था डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर। तो सबसे पहले उसे पालतू बनाया गया। इसके बाद लोगों ने अपना फोकस जो है वो थोड़े जेंटल वाले एनिमल्स पे रखना चालू किया। मतलब कि जैसे शीप हो गई, गोट हो गई या कैटल हो गई जो आपको एकदम से काटे नहीं। तो इस तरह के एनिमल्स पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया। ऑल्सो जो पिग थे उन पे भी फोकस करना चालू किया। और ये जितने भी एनिमल्स थे ये सब ऑलमोस्ट ग्रास खाते थे। अब जो लोग थे वो अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते थे कि भाई वाइल्ड एनिमल्स आके कहीं अटैक नहीं कर दें। तो इसकी तर्ज पे जो हमारे लोग थे वो हर्डर्स भी बन गए। तो फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत जो है वो इस तरीके से हुई। अब इसी के कंटेक्स्ट में एक क्विक फैक्ट देख लेते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है? इट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग जो हैं वो पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी भी देखभाल कर रहे हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको लोग उगाते हैं या जिनका ध्यान रखते हैं वो अपने वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं या एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं कि इनको हमें डोमेस्टिकेट करना है। जैसे वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन पे डिजीज़ का रिस्क कम है, जो प्रोन नहीं है डिजीज़ के। इसके अलावा वो ऐसे प्लांट्स को चूज़ करेंगे जो कि बड़े साइज़ के ग्रेन दे रहे हों, जिनकी जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो और जो भी पका हुआ दाना आ रहा है, उस पर पका हुआ अनाज आ रहा है, उसका बोझ झेलने के लायक हो उस प्लांट की टहनियाँ। तो ऐसे प्लांट्स को चूज़ करेंगे। अब जो सेलेक्टेड प्लांट्स होते थे उनकी जो सीड्स आती थी उनको प्रिजर्व किया जाता था और फिर उनको जो है उगाया जाता था ये इंश्योर करने के लिए कि जो नए प्लांट्स या जो नई सीड्स बनेंगी उनमें भी पुराने प्लांट्स या पुरानी सीड्स जैसी ही क्वालिटी हो। इसी तरीके से जो एनिमल्स चूज किए जाते थे
जो कि रिलेटिवली जेंटल होते थे, पहली बात तो वो चूज किए जाते थे ब्रीडिंग के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो अपने वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से थोड़े थोड़े अलग होते गए नेचर में। जैसे जो टीथ और हॉर्न यानी कि जो दांत और सींग हुआ करते थे वाइल्ड एनिमल्स के, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से बहुत बड़े होते थे। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स से डिफर करते थे। अब डोमेस्टिकेशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीमे धीमे हो रहा था, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में हो रहा था हमारे वर्ल्ड के। लगभग आज से 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन चालू हुआ था, और जो भी प्लांट्स से चीज़ें आती हैं या एनिमल से जो चीज़ें आती हैं जो हम आज खाते हैं, वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। कुछ बहुत ही स्टार्टिंग के जो प्लांट्स डोमेस्टिकेट किए गए थे उनमें से कौन आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा वीट और दूसरा आता है हमारा बार्ले। जैसे एनिमल्स में सबसे पहले डॉग का जो वाइल्ड एंसेस्टर था उसे डोमेस्टिकेट किया गया था, ऐसे ही प्लांट्स में सबसे पहले वीट और बार्ले जो है उनको डोमेस्टिकेट किया गया था। इसके अलावा जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनमें डॉग तो है ही, इसके अलावा शीप और गोट भी अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में आती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए दैट व्हीट एंड बार्ले वर द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, या फिर डॉग वाज नॉट द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चीज आ सकती। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या चीज बताई गई है, जैसे आप कोई बीज बो रहे हो तो जब प्लांट उगेगा तो उसको उगने में टाइम लगेगा। तो यही चीज हुई पहले के जमाने के लोगों के साथ, जब उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना चालू किए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन्हें एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक के लिए रुकना पड़ा अपने प्लांट्स की देखरेख करने के लिए, उनको रेगुलर वाटर देने के लिए, आसपास अगर कोई गलत प्लांट उग रहा है, वीड्स उग रहे हैं, उनको हटाने के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स अगर आ रहे हैं तो उनको दूर भगाने के लिए। तो जब तक कि उनका जो प्लांट है वो पूरी तरीके से उग नहीं जाता, ग्रीन की राइपनिंग नहीं हो जाती, तब तक उन लोगों को एक ही जगह पे रुकना पड़ रहा था। उसके बाद भी जो ग्रेन है उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अब जो ग्रेन था उसको फूड की तरह भी स्टोर करना था और सीड की तरह भी। तो लोगों को कुछ तरीके सोचने पड़े कि इसको स्टोर कैसे किया जाए। बहुत सारे एरियाज में लोग जो हैं बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाने लगे, या फिर बास्केट जो है वो वीव करने लगे, बुनने लगे, या फिर गड्ढे खोदने लगे ग्राउंड में, जिससे वो अपने ग्रेन्स को स्टोर कर पाए। अब जो ग्रेन्स होते थे उस समय, उनको 4 तरीकों से यूज किया जाता था। पहला, या तो वो सीड की तरह काम में आ जाए, दूसरा वो फूड की तरह काम में आ जाए, तीसरा गिफ्ट देने के, भाई उस समय ऑब्वियसली ये दुकानें तो होती नहीं थी गिफ्ट शॉप की, आपने खरीदा गिफ्ट और अपने फ्रेंड को दे दिया, तो यही सब चीज़ें चलती थी। और चौथा कि उनको फूड के लिए स्टोर किया जाए। तो 4 तरीकों से हमारे ग्रेन्स को यूज किया जाता था। क्लियर है? तो इस चीज से क्या है, सेटल्ड लाइफ चालू हो गई, क्योंकि लोगों को अब क्या है, हंटिंग गैदरिंग का शौक खत्म हो गया था और वो एक जगह रुक के, एक जगह टिक के काम कर रहे थे। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज स्टोरिंग एनिमल्स। अब आप ये देखोगे अरे एनिमल्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वो चीज बता देती हूँ। एनिमल्स जो है वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर उनकी अच्छी तरीके से देखरेख की जाए तो वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, और दूसरी तरफ मीट भी प्रोवाइड करते हैं। हर कोई एनिमल मीट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी काफी सारे हैं। तो दूसरे तरीकों में यह है कि एनिमल्स जिनको हम रियर कर रहे हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, वो फूड के स्टोर की तरह काम में आ सकते हैं, क्योंकि वो हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें दे रहे हैं, मिल्क और मीट। इसलिए इसका नाम रखा गया है स्टोरिंग एनिमल्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो जो हमारे सबसे पहले फार्मर्स या हर्डर्स थे, उनके एविडेंस हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही मिले हैं। जैसे कि आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं वो सब ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अर्लीस्ट फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो कि सबसे ज़्यादा हमें मिली, वो थी हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया में। देखो जैसे मेहरगढ़ हो गया, बुरज़ाहम हो गया प्रेजेंट डे कश्मीर में, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी हमें कुछ साइट्स मिली, जैसे कि यहाँ पे दाऊजाली हो गया, यहाँ चिरांड हो गया, यहाँ पे हालूर है, यहाँ पे पय्यमपल्ली है। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हमारे अर्लीस्ट फार्मर्स और हर्डर्स के। अब ये पता करने के लिए कि ये साइट्स जो हैं वो फार्मर्स और हर्डर्स की सेटलमेंट्स थी, साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंस स्टडी किए प्लांट्स और एनिमल बोन के, और इनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज जो उनको मिली वो थे जले हुए अनाज के कुछ अवशेष। अब या तो उन्हें एक्सीडेंटली बर्न आउट किया गया था या किसी वजह से बर्न आउट किया गया था, लेकिन हाँ यहाँ पे
ग्रेन्स के कुछ बर्न्ट अवशेष जो है वो दिखाई दिए थे। अब साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को भी आइडेंटिफाई किया और जो अलग अलग एनिमल्स थी उनकी बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया। तो उसको लेके हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ग्रेन्स मिले और किस किस एनिमल की बोन्स मिली हमें अलग अलग जगहों पे। तो पहली जो जगह है वो है मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में है। मैं मैप पे भी शो कर देती हूँ, ये रहा हमारा मेहरगढ़। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली, हमें यहाँ पे वीट मिला, वीट के ग्रेन्स मिले, बार्ले मिला, इसके अलावा शीप, गोट और कैटल, इन तीनों की ही बोन्स मिली, यानी कि यहाँ पे ये सब चीज डोमेस्टिकेट की गई थी। दूसरा आता है हमारा कोलदेवा, जो कि आज के यूपी में है। तो कोलदेवा जो है ये वाली जगह है, देखो ये दिखाई दे रही है, ये हमारा कोलदेवा है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे हमें एक तो चावल मिला, इसके अलावा एनिमल बोन्स मिली हमें जो कि टुकड़ों में थी, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स मिली। देन नेक्स्ट जगह जो आती है हमारी वो है महागढ़ा, जो कि अगेन यूपी में ही प्रेजेंट है। तो कोलदेवा के जस्ट नीचे ही है ऑलमोस्ट। तो ये रहा हमारा महागढ़ा। यहाँ पे भी हमें राइस मिला, इसके अलावा कैटल मिले। तो कैटल की यहाँ पे बोन्स की बजाय हमें जो क्ले की सरफेस थी उस पे हूफ मार्क्स मिले। हूफ क्या, जो उनके पैर होते हैं हमारे कैटल्स के, उसके मार्क्स दिखे। तो इससे पता चला कि यहाँ पे कैटल्स जो है उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता था। देन नेक्स्ट जो जगह आती है वो है हमारी गूफक्राल, जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है। तो गूफक्राल में हमें वीट और लेंटिल मिला। लेंटिल क्या होता है, जो मसूर होता है, जो काली दाल आप लोग खाते हो, वही होता है लेंटिल। देन नेक्स्ट आता है हमारा बुरजाहम। बुरजाहम भी कश्मीर में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वीट और लेंटिल मिला। इसके अलावा डॉग की बोन्स मिली यहाँ पे, कैटल की, शीप की, गोट की और बफेलो की, इन सब की ही बोन्स यहाँ पे दिखाई दी। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है चिरांड, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है। चिरांड की लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वैसे दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये रही, ये जो है यहाँ पे बिहार में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे वीट हमें मिला, ग्रीन ग्राम मिला, यानी कि हरे चने जो होते हैं, इसके अलावा बार्ले मिला, और बफेलो और ऑक्स यानी कि जो सांड होता है उसकी भी बोन्स यहाँ पे मिली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पे और किसी भी जगह पे हमें ऑक्स की बोन्स नहीं मिली हैं, एक चिरांड में मिली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो जगह आती है वो है हालुर, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। तो हालुर जगह जो है वो यहाँ पे देखो हुंसगी के नीचे है। तो हालुर जो है यहाँ पे हमें एक तो मिलेट मिला, इसके अलावा कैटल, शीप, गोट और पिग, इन सब की बोन्स मिली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें पिग की बोन्स मिली, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है पय्यमपल्ली, जो कि अगेन हमारे प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये रहा हमारा पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली में भी हमें ब्लैक ग्राम यानी कि जो काले चने होते हैं वो मिले, मिलेट मिला, इसके अलावा कैटल, शीप और पिग, इन तीनों की बोन्स मिली। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, जैसे कि पिग जो है उनकी बोन्स हमें आंध्र प्रदेश में ही मिली, एक तो हालूर में, एक पय्यमपल्ली में। इसके अलावा जो ऑक्स की बोन्स हैं वो हमें सिर्फ चिरांड में मिली। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि ऑलमोस्ट सारी साइट्स पे हमें वीट जरूर मिला है। अगर हम यूपी को छोड़ दें तो हमें यूपी में वीट नहीं मिला है, इसके अलावा हमें आंध्र प्रदेश में भी वीट नहीं मिला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पे हमें वीट जो है उसके ग्रेन्स देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब वीट जो है वो काफी उस समय पॉपुलर था, आज भी है वैसे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें हट्स और हाउसेस के कुछ एविडेंसेस मिले कुछ एक साइट्स पे, जैसे कि जो बुरजाहम जगह थी वहां पे लोगों ने पिट हाउसेस बनाने चालू कर दिए। पिट हाउसेस क्या है, उनको जो हमारी ज़मीन है उसमें खोदा जाता था और फिर उसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती थी जो कि अंदर हमें उनके घर में लेके जाती थी। तो ऐसा माना गया कि यहाँ पे लोग रहते थे। इसके अलावा ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है इन पिट हाउसेस को जब ठंड होती थी तो उसमें शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुकिंग हर्ट्स भी मिले हैं, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि वेदर के हिसाब से लोग जो हैं वो या तो अंदर खाना पकाते थे या बाहर। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर बना लेते होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है या बारिश हो रही है तो अंदर पका लेते होंगे। तो दोनों ही जगह उन्हें जो कुकिंग हर्थ है, कुकिंग हर्थ मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जैसे एक तरह से चूल्हा हो गया, वो चीज़ दोनों जगह मिली, अंदर भी और घर के बाहर भी। अब स्टोन टूल्स जो हैं वो भी बहुत सारी जगह पे हमें मिले हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। अब बहुत सारे ऐसे स्टोन टूल्स मिले जो कि पेलियोलिथिक टूल्स से काफी डिफरेंट थे, इसलिए उनको नाम दिया गया नियोलिथिक। अब इसमें ऐसे टूल्स इंक्लूडेड थे जिनको पॉलिश करके एक फाइन कटिंग एज जो है वो दी जाती थी। इसके अलावा मोटार्स और पेसल्स भी मिले जिससे हम हमारे अनाज को जो है ग्राइंड करते थे।
हालांकि आज भी मोर्टार और पेसल जो है वो यूज़ किया जाता है जब हमें ग्रेन्स को ग्राइंड करना होता है। जैसे कि आप लोग घर में अदरक कूटते हो चाय बनाते वक्त, तो वो एक मोर्टार और पेसल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। अब उसी समय पे क्या हुआ, जो टूल्स थे पैलियोलिथिक टाइप्स के वो कंटिन्यू रहे, मतलब कि वो भी बनाए गए, उनको भी यूज़ किया गया, और कुछ टूल्स जो हैं वो बोन से भी बनाए गए, लेकिन हाँ उनका यूसेज कम था। बाकी नए तरीके के टूल्स जो है वो आने लग गए थे। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नए स्टोन टूल्स हैं। तो अगर हम इनको पुराने वाले स्टोन टूल से कंपेयर करें, अगर आपको ध्यान हो जो हमने पढ़ा था, तो उसमें शार्प नहीं थे वो ज़्यादा, एक दो ही थे। लेकिन ये देखो, एक तो साइज़ में भी कम है, ऊपर से पॉलिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, वो तो ऐसे खरदरे खरदरे से ज़्यादा थे। और पॉइंट जो है वो भी इनमें है, किसी में नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे तरीके के अर्दन पॉट्स भी बनने लग गए, जिनको हम आज की भाषा में मटका बोल सकते हैं, वो चीज़। तो ये कभी कभी डेकोरेट भी किया जाता था इनको, और इनको जो है कोई भी चीज़ स्टोर करनी होती थी तब यूज़ लिया जाता था। अब बाद में लोगों ने क्या किया, इन पॉट्स को फूड कुक करने के लिए यूज़ करना चालू कर दिया। स्पेशली जैसे राइस, व्हीट, लेंटिल्स जो हैं उन्हें कुक करने के लिए उन्होंने इन पॉट्स को इस्तेमाल करना चालू किया, क्योंकि अब ये तीनों चीज़ें जो है वो डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी। इसके अलावा लोगों ने जो है कपड़े बुनना चालू कर दिया, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स यूज़ करके, जैसे कॉटन जो कि ग्रो की जा सकती थी। अब बात ये सामने आती है कि क्या एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो गई? ऐसा नहीं है। कई ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग अभी भी हंटिंग और गैदरिंग के प्रोसीजर से ही अपना खाना जो है वो ऑब्टेन कर रहे थे। कई जगह फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो धीमे धीमे चालू हुई थी। कई जगह ऐसे है कि बहुत जल्दी लोगों ने तरक्की कर ली थी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिनेरियो रहता था। ओके, देन व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? अब ये तो हो गया हमारे फूड की बात। अब बाकी के जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, जो प्रैक्टिसेस थे, उनका क्या हुआ? तो आर्कियोलॉजी में ये सब चीज़ें डायरेक्टली हमें नहीं बताई जाती हैं। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आज के जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ्स को स्टडी किया, जो कि सिंपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो हर्डर्स हैं उनकी लाइफ को भी स्टडी किया। तो बहुत सारे जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो ग्रुप्स में रहते हैं, और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्राइब्स। तो स्कॉलर्स ने फाइंड आउट किया कि आज के जो हमारे फार्मर्स या हर्डर्स हैं वो कुछ कस्टम्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है कि ये पहले भी हो और ये जब से ही चली आ रही हो, तो उन्हीं को फॉलो किया जा रहा हो। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्विक फैक्ट पे आते हैं हमारे, जो कि अभी हमने एक वर्ड पढ़ा ट्राइब्स, उसका क्या मतलब है। तो यूजुअली 2 से 3 जनरेशन जो हैं वो एक साथ रहती थी छोटे छोटे सेटलमेंट्स में या विलेजेस में, और मोस्ट फैमिलीज जो होती थी वो एक दूसरे से रिलेटेड रहती थी, और इस तरीके की जो फैमिलीज होती थी उनके ग्रुप को हम बोलते थे ट्राइब। अब जो मेंबर्स होते थे ट्राइब के, वो कुछ ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व रहते थे, जैसे हंटिंग में, गैदरिंग में, फार्मिंग में, हर्डिंग में, फिशिंग में। वो अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग काम हुआ करता था। यूजुअली जो विमेन होती थी, जो फीमेल काउंटर पार्ट्स होती थी, वो एग्रीकल्चरल काम करती थी, जैसे कि ग्राउंड को प्रिपेयर करना, या जो बीज होता था उसे बोना, या फिर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनकी देखभाल करना, और जो ग्रेन्स होते थे उनकी हार्वेस्टिंग करना। इसके अलावा जो बच्चे होते थे वो ऑलमोस्ट प्लांट्स की देखभाल करते थे, जैसे जो चिड़िया बैठी है उनको भगा दिया, या जो एनिमल्स आए उनको भगा दिया जो कि प्लांट्स को खा सकते थे, तो उसके काम के लिए बच्चों को लगा दिया जाता था। इसके अलावा जो विमेन है वो ग्रेन को थ्रेश, हस्क और ग्राइंड भी करती थी। मतलब जो हमारा ग्रेन हमें मिलता है जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें कवर होता है, तो उस सब चीज़ों को हटाना, उसको प्योर फॉर्म में लाने का काम करती थी फीमेल्स। मेन जो है वो बड़े बड़े जो एनिमल्स के हर्ड्स होते थे, जो झुंड होते थे, उन्हें लीड करते थे कि पास्चर उन्हें मिल जाए कहीं पे। फिर जो बच्चे थे वो छोटे छोटे झुंडों की देखभाल करते थे। ऐसे ही जो क्लीनिंग होती थी एनिमल्स की, या जो मिल्किंग होती थी, वो लगभग विमेन और मेन दोनों ही एक जैसा करते थे। कभी विमेन कर ले, कभी मैन कर ले, इस तरीके से। इसके अलावा दोनों ही जने जो हैं, यानी कि मेल्स और फीमेल्स, दोनों ही पॉट्स बनाने का काम करते थे, बास्केट्स बनाने का काम करते थे, टूल्स भी बनाते थे, या फिर अगर उन्हें हट्स बनानी हो रहने के लिए तो उनकी प्रिपरेशन भी दोनों मिलके करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे मेल्स होते थे जिनको लीडर्स बोला जाता था, तो वो ओल्ड और एक्सपीरियंस हुआ करते थे। जैसे कि आजकल हमारे घरों में आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, तो वो हमारे घर के एक तरह से लीडर हैं, जो कि ओल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और जो ओल्ड विमेन होती थी उनको उनके विजडम के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए तारीफ मिलती थी।
अब जो ये लीडर्स होते थे, ऐसा नहीं है कि पिछले ज़माने में सिर्फ ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड को ही लीडर माना जाता था। कुछ यंग ब्रेव वॉरियर्स जो हैं उनको भी लीडर्स माना जाता था, या कोई प्रीस्ट है अगर तो उसको भी लीडर माना जाता था। इसके अलावा जो ट्राइब्स होती थी उनके खुद के कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस होते थे जो कि काफ़ी यूनिक होते थे। उनकी खुद की लैंग्वेज या म्यूज़िक या स्टोरीज जो वो अपने बच्चों को सुनाते हैं, या पेंटिंग्स खुद की होती थी वो। इसके अलावा उनके खुद के ही भगवान और देवी भी हुआ करते थे, गॉड्स और गॉडेसेस उनकी अलग अलग होती थी। अब जो ट्राइब्स होती थी उसमें एक चीज़ पिक्यूलर थी कि रिच और पुअर, इसमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि जो भी चीज़ होती थी वो पूरी ट्राइब यूज़ करती थी, सब शेयर करते थे और सब एक साथ यूज़ करते थे। तो रिच और पुअर के बीच में कोई शार्प डिफरेंस था नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन पार्ट जो था चैप्टर का वो। अब हम दो जगहों के बारे में पढ़ेंगे, एक है हमारी मेहरगढ़ और दूसरी है दाऊजाली हादिंग। वहाँ पे लाइफ जो है वो कैसी थी। तो पहला आता है हमारा अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ की साइट मैंने आपको दिखाई थी जो कि आज के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। तो ये साइट जो है वो एक फर्टाइल प्लेन पे प्रेजेंट थी जो कि बोलान पास के पास था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ईरान तक जाने का। मेहरगढ़ जो है वो ऐसी प्लेसेस में से एक थी जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ने ही बार्ले और वीट ग्रो करना शुरू किया, और शीप्स और गोट्स जो हैं उन्हें भी रियर करना चालू किया, और पहली बार ऐसा हुआ था। तो वो ऐसी जगहों में से एक थी। दूसरी तरफ ये जो सबसे पुराने गांव हैं उनमें से एक है जिनके बारे में अभी तक हमें पता चला है, तो अर्लीस्ट विलेजेस में से एक है मेहरगढ़। अब आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस साइट को एक्सकेवेट किया उन्होंने बहुत सारी तरीके की एनिमल बोन्स जो है वहाँ पे फाइंड आउट की हैं। अब इनमें जो है जैसे वाइल्ड एनिमल्स जो है हमारे, जैसे कि डियर हो गया या पिग हो गया, उसकी बोन्स भी हमें यहाँ पे मिली है। उसके अलावा और भी ज़्यादा बोन्स मिली हैं हमें, जैसे कि शीप हो गई हमारी, गोट हो गई, और इसके अलावा जो कैटल थे हमारे उनकी भी बोन्स हमें मिली। तो बहुत सारे एनिमल्स की हमें बोन्स मिली हैं अलग अलग लेवल्स पे। लेवल्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा जैसे एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये चौथा लेवल है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो लोग हैं उन्होंने इस वाले लेवल पे रहना चालू किया क्योंकि ये ज़मीन के सबसे पास है। इसके बाद धीरे धीरे ओवर द ईयर्स जो सरफेस है वो धीरे धीरे ऊपर होती गई। लोगों ने जो है वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड करना चालू कर दिया और उन्होंने उसी जगह पे वापस से घर बनाए, तो वो थर्ड लेयर पे आ गए। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा ज़मीन जो है वो ऊपर आती गई, तो वो दूसरे लेयर पे आ गए, फिर पहले लेयर पे आ गए। तो इस तरीके से जो हमारी ये सबसे ऊपर वाली लेयर है ये सबसे रीसेंट लेयर हुई जहाँ पे हमें डियर और पिग के जो बोन्स थे वो देखने को मिले। इसी तरीके से जो हमारी फोर्थ लेयर है वो सबसे ओल्डर लेयर रही जहाँ पे हमें कैटल की जो बोन्स हैं वो देखने को मिली। तो इस तरीके से लेवल्स में जो है डिवाइड किया जाता था। अब और जो हमें दूसरी चीज़ें मिली मेहरगढ़ पे वो थे हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के अवशेष। तो यहाँ पे उनके रिमेन्स भी मिले। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मेहरगढ़ का ही एक घर है। तो यहाँ मतलब ऐसा माना ये चीज़ नहीं मिली है, इसके अवशेष मिले हैं। तो ऐसा उसको रीबिल्ड जब किया गया कंप्यूटर टेक्निक से तो ये समझ में आया कि इस तरीके के घर मेहरगढ़ में बनाए जाते होंगे। अब हर एक जो घर था उसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे और इनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स को स्टोरेज की तरह काम में लिया जाता था। जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो उनको रेस्पेक्ट देते थे और लोग जो है उनकी देखभाल करते थे, मरे हुओं की भी, क्योंकि वो लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। कुछ बरियल साइट्स जो हैं वो भी देखी गई मेहरगढ़ में, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक बरियल साइट है मेहरगढ़ की। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो डेड पर्सन है उसे गोट्स के साथ बरी किया गया है। तो ऐसा माना जाता था कि जो अगले वर्ल्ड में ये लोग जाएंगे तो वहाँ पे फूड की कमी नहीं हो, इसलिए उनको उनके साथ बरी जो है वो किया जाता था। और ये चीज़ तो हमने कई बार ही पढ़ी है कि काफ़ी अलग अलग जगहों पे भी लोगों को जो है उनकी मनपसंद चीज़ों के साथ ही दफनाया जाता था, कि जब भी वो जहाँ भी जा रहे हैं, स्वर्ग में, नर्क में, दूसरे वर्ल्ड में, तो उनको उन चीज़ों की कमी नहीं पड़े। तो वही चीज़ यहाँ से जो है डेवलप हुई थी। क्लियर हो गया है मेहरगढ़ वाला पार्ट। अब एक क्विक फैक्ट देख लेते हैं इसका विलेज के बारे में। सो विलेज क्या है, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ विलेज इज दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। तो एक गांव की छवि अभी भी हमारे दिमाग में कैसे आती है कि झोपड़ियां जो हैं वो बनी हुई हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं और बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो खेती कर रहे हैं।
तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर था विलेज का, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो फूड प्रोडक्शन में एंगेज रहते थे। इसलिए वही छवि जो है अभी हमारे दिमाग में आती है। चाहे अब बहुत ज़्यादा जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं उनमें ऐसी जगह रहती है, क्योंकि आजकल हमारे विलेजेस भी काफ़ी डेवलप हो गए हैं, उनमें भी ब्रिक्स वगैरह के हाउस जो हैं वो बनने लग गए हैं। अब झोपड़ी वाला टाइम जो है वो ऑलमोस्ट चला ही गया है। ओके, देन आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है दाऊजाली हादिंग। तो इसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। तो दाऊजाली हादिंग जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था कहाँ पे सिचुएटेड है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को मैप जो है वो शो कर देती हूँ। ये रहा हमारा मैप। तो यहाँ पे ये है दाऊजाली हादिंग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो ये ऐसी साइट थी जो कि हिल्स में प्रेजेंट थी, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास। और जो रूट हमें चाइना या म्यांमार लेके जाते थे उन रूट्स के काफ़ी करीब थी ये साइट। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं जिसमें मोर्टार्स और पेसल्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे भी लोग जो हैं वो ग्रेन ग्रो करते थे और फूड प्रिपेयर करते थे इसमें से। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक स्टोन मिला जिसका नाम था जेडाइट। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्टोन जो है वो चाइना से लाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले जो कि फॉसल वुड के बने हुए थे। इसके अलावा पॉटरी जो है वो भी देखने को मिली। अब फॉसल वुड क्या होता है? फॉसल वुड एक ऐसी वुड होती है जिसको हार्डन अप किया जाता है और वो बिल्कुल स्टोन की तरह बन जाती है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब पढ़ लेते हैं कि इस समय जब इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही थी तो बाकी जगह क्या हो रहा था। सो एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है जो कि टर्की में प्रेजेंट है। उस साइट का नाम है कैटल हयक। तो यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट्स में यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग जगहों से मंगाई जाती थी। जैसे एक चमकदार पत्थर आता है जिसका नाम होता है फ्लिंट, वो सीरिया से मंगाया जाता था। जो रेड सी है वहाँ से कौड़ीज़ मंगाई जाती थी। जो कौड़ीज़ आप लोगों ने देखी हैं जो बीच पे मिलती हैं आपको, वही चीज़। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी जो है वहाँ से शेल्स मंगाई जाती थी। और ये सब चीज़ें जो हमारे सेटलमेंट में यूज़ होती थी। अब एक बात ध्यान रखनी है कि उस समय कोई कार्ट्स नहीं थे, बुलक कार्ट्स वगैरह नहीं थे। और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जो हमारे पैक एनिमल्स हैं यानी कि जो कैटल हैं उनके या तो बैक पे रख के लाए जाते थे या फिर लोग जो हैं वो खुद लाते थे पैदल चल के। वो भी तो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर कर लेते थे लोग, जो आज हम किराने की दुकान पे जाने पे भी गाड़ी उठा के चल देते हैं। तो उस समय लोग जो हैं बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते थे क्योंकि व्हीकल्स की कन्वीनियंस नहीं थी उस समय। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के चैप्टर में हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, पहली तो चीज़ कि कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स रही हैं, किस तरीके की वहाँ पे लाइफ थी और किस तरीके से हमने सेटल्ड लाइफ की तरफ आना चालू कर दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हमने देखी जहाँ पे हमें ग्रेन्स और कुछ एक एनिमल्स के बोन्स के रिमेन्स मिले हैं। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें हम हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब हमारी सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी। तो ऑब्वियसली लोगों ने घर बनाने चालू किए और जब बहुत सारे घर बन जाते हैं तो वो एक सिटी बन जाती है। तो जो हमारी कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है अगर आप लोगों का तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ठीक है, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला आइकन है उसे ज़रूर दबा देना जिससे जैसे ही वीडियो आएगा आप सब लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।